गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। मोस्ट वेलकम इन one's online education classes. In this platform, educations are provided without any cost. Therefore, I request to all of you, please join my channel and improve your study. तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों को वंस ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। विदाउट कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगी और आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, प्रदान की जाएगी और आप अच्छे से अच्छे अपने नॉलेज पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको इस क्लास पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग टीचर्स आपको मोटिवेट करेंगे, टीच करेंगे, जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। और हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री 9th to 10th, 11th, 12th, सब क्लास की केमिस्ट्री आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। आप इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको कंपटीशन लेवल की भी तैयारियां कराई जाएंगी। उस तैयारियों के साथ साथ जैसे आप सीयूटी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो, किसी और एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी में पार्टिसिपेट करते हो, किसी और एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो, यहाँ उस कंपटीशन लेवल का बढ़ाया जाएगा जहाँ की आपका उसी एग्जाम में भी आप उस चीज को अटेंड कर सकते। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 12th की केमिस्ट्री। जो आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री है, उस क्लास 12th की केमिस्ट्री को 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा सेक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा सेक्शन है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। पहला कौन सा सेक्शन है बच्चों? पहला सेक्शन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा सेक्शन है आपका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा। कौन सा सेक्शन है आपका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा सेक्शन है आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या बेटा आपका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा सेक्शन है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में। कौन सा सेक्शन है आपका? फिजिकल केमिस्ट्री में। ये 3 सेक्शन आपको 12th में पढ़ने होंगे। पहला आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दूसरा आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और तीसरी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। आप जानते होंगे, इन प्रीवियस क्लासेस आपने पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इज अ branch of chemistry in which we are deals about carbon and its compounds। इसके बारे में डील्स करते हैं हम लोग, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में डील करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेंस होता है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we deals about except कार्बन कंपाउंड्स। और तीसरा सेक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। आप इसको बोल सकते हो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we deals about the physical changes of a chemical reaction, such like temperature, pressure, density and physical state of a substances and materials. So today we are start about the physical chemistry
दैट इज थर्ड आर्ट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, और इन सीक्वेंस ऑल केमिस्ट्री हम लोग डील्स करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग? फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं आपका स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशंस। पहले चैप्टर का नाम है बेटा आपका सॉल्यूशन। दूसरे चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। दूसरे चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और तीसरे चैप्टर का नाम है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल तीसरे चैप्टर का नाम है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। इसी 3 चैप्टर को आपको इस आपके 12th क्लास में डील करने होते हैं। पहले चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरे चैप्टर का नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग इसी प्रथम चैप्टर की शुरुआत, फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसके चैप्टर का क्या नाम है आपका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्ट टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज सॉल्यूशन। क्या नाम है बेटा? इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन नाम है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ढेर सारी टॉपिक्स डील करनी है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कई टॉपिक्स डील करनी है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसके बारे में पढ़ना? आपका डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना। डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इसके बाद पढ़ना आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बारे में पढ़ना आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद आपको पढ़ना है वेपर प्रेशर पढ़ना बेटा। वेपर प्रेशर पढ़ना। इस वेपर प्रेशर से रिलेटेड आपको कुछ फार्मूला डिराइव करने हैं। इससे रिलेटेड कुछ आपके फार्मूला डिराइव करने हैं, कुछ फार्मूले डिराइव करने हैं, और इसका एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं। इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वेपर प्रेशर इन दिस चैप्टर। और इसके बाद थर्ड टॉपिक्स आपको मिलेगी, इससे रिलेटेड एक नियम मिलेगा आपको, राउल्स लॉ। क्या मिलेगा बेटा आपको? राउल्स लॉ। इसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड आपका नियम मिल जाएगा, एक रूल्स मिल जाएगा, इसका नाम होता है राउल्स लॉ। इसके बाद आगे चलेंगे, आपको मिल जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन is colligative properties. Is colligative properties. क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? colligative properties of
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आपको पढ़ने को मिल जाएगा ऑफ सॉल्यूशन। वैसे जो बेसिकली बोला जाए इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सेंस होता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसके जो नेचर्स होते हैं वह आपके सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर बोला जाए किसी भी सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होता है, किसी भी सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, किसी भी सॉल्यूशंस की जो मेल्टिंग पॉइंट, जो आप किसी सॉल्यूशन की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है, और किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑल आर डिपेंड्स ऑन number of solute particle present in a solution. Therefore, we are studying under the colligative properties of these terms. And next term आपका मिल जाएगा there are four colligative properties. आपके पास चार colligative properties डील करनी होगी। पहला होता है आपका RL BP होगा, यानी कि इस RL BP का नाम बोला जाए तो relative lowering in relative relative lowering in वेपर प्रेशर। दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बोला जाए ईबीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप यहां मेंशन कर देते हैं। इस फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। यही चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने इस चैप्टर के अंदर। अगली टॉपिक इसी में मिल जाएगी आपको। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी इसका नाम होता है आपका, जिसका नाम है आपका वांट ऑफ फैक्टर। क्या मिल जाएगा? वांट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? वांट्स ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। यही सब इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स आपको डिस्कस करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम वन बाय वन सीक्वेंस में इस चीज को डील करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नाम है चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। क्या चैप्टर का नाम है बेटा? सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशंस की डेफिनेशन से। इन क्लास 11 आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, कुछ चीजें देखी होंगी। कुछ लेक्चर आपका कंपाइल करते हैं क्लास 11 से, जो आपने देखा था कि आप क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपने मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीबी, ढेर सारे टॉपिक्स आपने पढ़ा था। उस टॉपिक को आज आपका फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। जो बच्चा इस टॉपिक को पढ़ चुका वह अपना नोट्स बनाते हुए और इस टॉपिक को देखते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं सॉल्यूशंस की। एक सबसे टर्मिनल डेफिनेशन आपको बताते हैं, सबसे टर्मिनोलॉजी वाली डेफिनेशन बताते हैं। उस डेफिनेशन का नाम है द कॉम्बिनेशन ऑफ, लिख सकते हो आप बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ, लिख सकते हो आप, द कॉम्बिनेशन ऑफ, लिख सकते हैं द combination of solute and solvent are called
solution. The combination of solute and solvents are called solution. यानी कि बोला जाए अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद जो मेरा नया कंपोनेंट्स बनता है उसी कंपोनेंट्स को हम लोग नाम देते हैं सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के कुछ आपकी प्रॉपर्टीज भी होती है, या फिर आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं आप। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या मिलेगी? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है बेटा सॉल्यूशन आपका? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। इस होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और जीनस का मतलब होता है आपका कंपोनेंट्स या कंपोजिशन। इस जीनस का मतलब होता है कंपोजिशन, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें उनका कंपोजिशन सेम हो, सेम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका कंपोजिशन सेम हो, उसी हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। और मेरा सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इस सॉल्यूशन के अंदर हम जिसको भी मिलाते हैं, दोनों कंपोनेंट्स का, दोनों अवयव का, दोनों कंपोनेंट्स का नेचर सेम होता है। इस वजह से इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज है द particles of solution cannot be separated by the process of filtration, यानी कि बोला जाए जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं उसको हम फिल्टरेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि फिल्टर पेपर के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो यह हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज रही। थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, solutions are uniform in nature. Solutions are uniform in nature. इस सॉल्यूशंस का नेचर कैसा हो सकता है आपका? यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब अगर हम थोड़ा सा आपको रफ डायग्राम दिखाएं, सपोज दैट आपके पास कहीं कोई वेसल्स है, इस वेसल्स के अंदर आपने क्या फिलअप कर दिया? सॉल्यूशन को ही फिलअप कर दिया। सॉल्यूशन अगर आप इस वेसल्स के अंदर आप फिलअप कर देते हैं तो सॉल्यूशन फिलअप करने के बाद आप देखेंगे जितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस कॉर्नर पे होगा उतना ही कंसंट्रेशन आप इस कॉर्नर पे होगा। यानी कि बोला जाए ओवरऑल द सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन ऑफ सेम, जितने भी आपके पास सॉल्यूशन होंगे उन सॉल्यूशंस का जो कंसंट्रेशन होगा वो ईच एंड एवरी कॉर्नर पर सेम होगा। अगर इस कॉर्नर पर आप मूव करके जाते हैं तो भी आपका कंसंट्रेशन सेम मिलेगा, इस कॉर्नर पर अगर आप मूव करके जाते हैं तो भी आपका कंसंट्रेशन सेम मिलेगा। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो आपके पास सॉल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होता है, वह इक्वल होता है हर पोजीशन पे, हर उसके सॉल्यूशन के अंदर सब जगह वह क्या होता है आपका सिमिलर होता है, एक समान होता है। इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूशंस आर यूनिफॉर्म इन नेचर। आगे के टॉपिक की बात करेंगे, देयर आर थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। एंड आगे की बात करेंगे आपका कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे बेटा। One of the most important topic of this chapter is concentration of solution. चैप्टर टॉपिक का क्या नाम है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात हुई। इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसकी आप डेफिनेशंस की बात करोगे तो सिंपल सा मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
सिंपल सी बात अगर आप करोगे, एक बार फिर से डेफिनेशंस को रिव्यू करते हैं, आपको मिलेगा क्या कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल present in a solution, the amount of solute particle present in a solution is called concentration of solution। यानी कि किसी solution में कितना amount of solute particle present है, वही उसका solution का concentration कहलाता है। Just like अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कोई आपके पास एक solution है, इस solution को आप जानते हो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक को नाम होता है सॉल्यूट और दूसरे का नाम होता है सॉल्वेंट। एक का नाम है क्या चीज बेटा, सॉल्यूट, और दूसरे का नाम है आपका सॉल्वेंट। एक आपका सॉल्यूट है, दूसरा है आपका सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट की बात करोगे और सॉल्वेंट की बात करोगे तो आप जानते हो किसी भी सॉल्यूशन में जो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दे, जो अपनी पहचान खो दे, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। और जो अपनी आइडेंटिटी नहीं लॉस के, इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं लॉस करता, उसको हम लोग नाम देते हैं सॉल्वेंट। तो यही मैंने बताया कि इस सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन होता है, उस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपके प्रेजेंट्स होते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। और आप एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर 20% एल्कोहल है और रिमेनिंग 80% आपका वाटर है। तो इन सॉल्यूशन जो मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, इस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। और आप सिंपल से वे में कह सकते हैं कि जिसकी अमाउंट कम होती है वह सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वह होता है आपका सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल इज ए सॉल्यूट, वाटर इज ए सॉल्वेंट। यानी कि बोल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होता है वह सॉल्यूट होता है, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वह आपका सॉल्वेंट होता है। तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, concentration of solution। In this topic, concentration of solution, amount of solute particle, amount of solute particle present, amount of solute particle present in specific, in specific की बात करेंगे। किसकी में बात करेंगे, in specific amount of, in specific solvent is called concentration of solution, is called concentration of solution। क्या बोलते हैं बेटा उसको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे उसको, कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, वही आपका क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को या इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को डिफाइन करने के लिए वेरियस टर्म्स आर यूज, कई टर्म्स यूज किए जाते हैं। पहली बात, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। जब भी कंसंट्रेशन की बात होगी या यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की बात होगी, आप लिख लीजिएगा अमाउंट इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपने पढ़ा होगा, अमाउंट जो होता है उसकी यूनिट होती है आपकी मोल। तो मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, मोल पर लीटर। या फिर आप लिख सकते हो इसकी यूनिट मोल लीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हैं इसकी यूनिट, आप मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं। यही आपकी क्या होती, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट होती है। आगे की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ
टर्म है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं किसको लेकर के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लेकर के। टर्म by which term by which we define concentration of solution, concentration of solution। कुछ ऐसे भी टर्म होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा, सबसे बढ़िया फैक्टर मिलेगा मास बाई मास परसेंट, मिलेगा तो मास बाई मास परसेंट। दूसरा टर्म मिलेगा इसका, दूसरा टर्म मिल जाएगा इसका मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तीसरा मिल जाएगा बेटा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। और चौथा टर्म आपका मिलेगा मोल फ्रैक्शन। फोर्थ टर्म आपका मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। और फिफ्थ टर्म आपका मिलेगा मोललिटी। क्या मिल जाएगा आपका, मोललिटी। और सिक्स्थ टर्म आपका मिल जाएगा मोलरिटी। क्या मिल जाएगा आपका, मोलरिटी। और इसके बाद एक टर्म और मिलता है जिसका नाम होता है नॉर्मेलिटी। क्या मिलता है बेटा, नॉर्मेलिटी मिलता है। एक टर्म और मिलेगा जिसका नाम होगा आपका पीपीएम। और आगे इसी के साथ एक और टर्म मिल जाएगा, इसका नाम होता है पीपीवी। यही सब डील करना इस चैप्टर के अंदर। आपको मास बाई मास परसेंट पढ़ना है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट पढ़ना है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, मोलरिटी पढ़ना है, मोलरिटी पढ़ना है, नॉर्मेलिटी पढ़ना है और पीपीएम और पीपीवी पढ़ना है। तो इसको हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन को अलग अलग टर्म से डिफाइन करते हैं। आपको कुछ ऐसे भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टर्म होते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं करते हैं। आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, आप इसको समझ के रखिएगा कि कोई भी कंसंट्रेशन टर्म में अगर V आ जाता है, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में, किसी भी सॉल्यूशन का अगर आप कंसंट्रेशन डिफाइन करते हो, उस कंसंट्रेशन टर्म में अगर V आता है, V फॉर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आ जाता है तो वह टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, वह टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा। यानी कि ऐसा कोई टर्म जिसमें V नजर आता है, वॉल्यूम नजर आता है, वह टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। और जिसमें V नजर नहीं आता है, मास आता है, तो मास वाले सब के सब टर्म क्या होते हैं, मास वाले सब के सब टर्म क्या होते हैं आपके, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। डू यू नो दैट मास बी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट क्या होता है, सपोज दैट आप सोचो कि आपके पास 1 kg कोई कर्ड है, 1 kg कर्ड है आपके पास। इस 1 kg कर्ड को आप कूल्ड कर दिए हो, इसको कूल्ड कर दिए हो। कूल करने के बाद इस 1 kg ऑफ कर्ड कहीं चेंज होकर के ½ kg हो जाती है क्या, नहीं होती है ना बेटा। यानी कि बोला जाए कि जो आपके मास 1 kg ऑफ कर्ड था, चाहे हॉट कंडीशन में हो चाहे कोल्ड कंडीशन में, मास किसका 1 kg ही रहेगा। यानी कि मास टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं करता है। तो इस वजह से इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी आपके टर्म आते हैं,
जिसमें मास आता है ऑल आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और जिसमें आपका वॉल्यूम आता है ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है बेटा? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मास बाई वॉल्यूम, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है आपका? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये भी क्या होता है आपका? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसके साथ साथ आपकी ए वाला टर्म मिलेगा मोलरिटी, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और ए वाला टर्म मिलेगा आपका नॉर्मेलिटी, ये भी क्या होता है आपका बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी कि जितने टर्म मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं सब के सब क्या होते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। बाकी इसके अलावा मास बाय मास परसेंट और आपका मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, पीपीएम, पीपीबी ऑल आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सब के सब क्या होते हैं बेटा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। इस वजह से अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे विथ फार्मूलाज एंड लेक्चर and numericals of this problem concentration of solution.